हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग आज स्टार्ट करने वाले हैं। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। और इस टॉपिक में क्या कहा जाता है कि अगर अपन लोग रिकनसाइल कर रहे हैं अपने बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट के साथ में, सो व्हाट इज़ आवर बजटेड प्रॉफिट? इट इज़ आर बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड मार्जिन। और एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? अपना एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल मार्जिन। तो इन दोनों को रिकनसाइल अगर करना है तो अपने को सारे कॉस्ट एलिमेंट्स और सेल्स के जो एलिमेंट्स थे उनके सारे के वेरिएंसेस अपने को लेके आने पड़ेंगे। बट यही अगर अपन लोग करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से, तो फिर अपन लोग फिक्स्ड ओवरहेड्स को एलिमिनेट कर देंगे और फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस अपन हटा देंगे, पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस को अपन यहाँ पर रहने देंगे। राइट? अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? तो अगर अपन लोग बजटेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो अपन कर रहे हैं बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड मार्जिन। तो बजटेड मार्जिन के अंदर मैंने मेरे बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट को भी तो माइनस किया होगा। और अगर अपन लोग एक्चुअल प्रॉफिट पे आ रहे हैं तो वहां पर भी मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअल मार्जिन है, उसमें भी तो अपन ने एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया होगा अपने मार्जिन कैलकुलेशन के लिए। तो फिर अपने को इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना। इसको हटाने के लिए अपन लेके आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को अपन मार्जिनल कॉस्टिंग के अप्रोच से कैलकुलेशन करने में और रिकनसाइल करने में भी कंसीडर करते हैं। बट फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस तो सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस देखता है ना, प्राइस का डिफरेंस तो देखता ही नहीं है। अपने को तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोनों के एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस चाहिए ताकि अपन अपने एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंच जाए बजटेड प्रॉफिट से। वॉल्यूम का डिफरेंस इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अपने को क्वांटिटी डिफरेंस यहाँ पर निकालना ही नहीं पड़ेगा अगर अपन ने फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब ही नहीं किया है तो। राइट? तो इसी वजह से जब अपन मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करके रिकनसाइल करते हैं अपने एक्चुअल प्रॉफिट एंड बजटेड प्रॉफिट को, तो फिर अपन फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को इग्नोर करते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को लेके आते हैं। राइट? तो बाकी कैलकुलेशन जो रहता है आपका वो वैसा का वैसा ही रहता है। अब अगर अपने को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है तो वो किस तरह से दिखेगा? तो वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। आपको 3 तरह के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट इज यूजिंग द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, सेकंड वन इज यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, और थर्ड वन कौन सा है? तो तीसरे वाले में हम लोग बजटेड प्रॉफिट से रिकंसिलिएशन नहीं बना रहे हैं, हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉफिट से बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट और बजटेड प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? बजटेड प्रॉफिट होता है आपका बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड और स्टैंडर्ड मार्जिन, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट स्टैंडर्ड प्रॉफिट में एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि वो होता है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मार्जिन। तो वहां पर आप लोग बजटेड क्वांटिटी से नहीं स्टार्ट करते हो, आप लोग स्टार्ट करते हो एक्चुअल क्वांटिटी से ही, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मार्जिन। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर ध्यान रखने की है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है वैसे तो, बट फिर भी कई बार भूल जाते हैं और कई बार समझ में भी नहीं आती है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर अपन लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ही यूज करके बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पे जाने के लिए आपको सारे कॉस्ट वेरिएंसेस और सेल्स वेरिएंसेस को कंसीडर करना है। बट सेल्स वेरिएंस में अगर आपने निकाला है सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, यानी कि अगर आपने मार्जिन के बेसिस पर, प्रॉफिट के बेसिस पर निकाला है अपने वेरिएंसेस को सेल्स के, तो फिर इन दैट केस आपके बाकी 4 जो कॉस्ट एलिमेंट्स थे वो तो ऑलरेडी कवर हो गए ना। तो आपको वो सारे अलग से कैलकुलेट करने के लिए और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी अपने मार्जिन कैलकुलेशन के अंदर कंसीडर कर चुके होंगे। ओके? तो सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस अगर आपने निकाले, यानी कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अगर आपने निकाल लिया है, तो फिर आपको कॉस्ट वेरिएंसेस अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वहीं पे अगर अपन लोगों ने सेल्स प्राइस वेरिएंस निकाला, नॉर्मल प्राइस को यूज करके, प्रॉफिट को यूज करके नहीं निकाला, तो फिर आपके जो कॉस्ट वेरिएंसेस है वो भी आ जाएंगे। सिमिलरली अगर अपन मार्जिनल कॉस्ट के अप्रोच पे जाते हैं तो वहां पर भी आपका बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट पे जाता है। बट यहां पर जैसा कि अपन ने ऑलरेडी एक डिस्कशन कर लिया है कि अपन यहां पर सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को लेते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को नहीं लेते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। राइट? बट उसके अलावा अगर अपन ने सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस निकाल लिया, ठीक है, अगर मैंने सेल्स प्राइस वेरिएंस नहीं निकाला, सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस निकाल लिया, तो मेरे जो वेरिएबल कॉस्ट थे, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, वो ऑलरेडी कंसीडर हो चुके होंगे, तो उनको मुझे अलग से अपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अपने को फिर भी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस
वेरायंसेस के अंदर से एक्सपेंडिचर वेरायंस को कंसीडर करना पड़ेगा, वॉल्यूम वेरायंस को अपन इग्नोर करते हैं, जैसे कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। द थर्ड वे इज कि अपन स्टैंडर्ड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पे जा रहे हैं, वो भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करते हुए। तो आपके सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसी तरह से बनने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी से ही स्टार्ट किया है तो अपना सेल्स वॉल्यूम वेरायंस जो होता है वो तो सिर्फ अपने बजटेड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंस को ही कैलकुलेट करता है ना। बट अपन ने जब स्टैंडर्ड प्रॉफिट से निकाला है तो एक्चुअल क्वांटिटी से ही स्टार्ट किया है, तो अपने को वॉल्यूम वेरायंस निकालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरायंस को मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख रखा है, बट सेल्स मार्जिन प्राइस वेरायंस अपन डेफिनेटली कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस तो अभी भी है। तो आपको अगर ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ना है तो उसको किस तरह से आप पढ़ेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर रेड में हाईलाइट करके दिया हुआ है और ग्रीन में हाईलाइट करके दिया हुआ है, तो वो डिफरेंसेस है। यानी कि अगर आपको तीनों रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कहीं पर डिफरेंस मिलने वाले हैं तो वो ये हाईलाइटेड पार्ट्स में मिलने वाले हैं। जो ब्लैक पार्ट्स हैं वो वैसे के वैसे कॉमन है सारे के सारे ही रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स में। बट आपको ये बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपने मार्जिन कैलकुलेशन किया है या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग वाले में कॉन्ट्रीब्यूशन पे ही कैलकुलेट किया है तो फिर आपके अलग से कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, राइट। ये कॉमन सेंस वाली बात है वैसे तो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कवर हो जाता है ना, तो अलग से कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है अब। बट फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया है ताकि आपके दिमाग में रह जाए। बट वहीं पे अगर अपन लोग इसको प्राइस वेरिएंस से करते तो फिर अपन उसको कंसीडर कर लेते। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स अपने हो चुके हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। अब अगर इन्वेस्टिगेट अपने को करना है वेरिएंसेस को तो डेफिनेटली अपने को सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब अपन रीजन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वेरिएंसेस क्यों हुए, तो उसको अपन करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और करेक्ट करने के बाद जो अपने को बेनिफिट डिराइव होना चाहिए वो अपने इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो अपन करेंगे ना, तभी तो अपने को इन्वेस्टिगेशन करने का फायदा मिलेगा। तो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, जब अपन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन करने का रीजन क्या है, वो रीजन यही है जैसे कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कई बार, कि अगर अपन लोग कंट्रोल मैकेनिज्म को रन कर रहे हैं और उसको इफेक्टिवली रन करने के लिए अपन लोग एक टेक्निक यूज करते हैं, वो है वेरायंस कैलकुलेशन या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इसके अंदर हम लोगों ने वेरायंसेस कैलकुलेट कर लिए हैं, उसका इंटरप्रिटेशन अपन लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर एक टॉपिक के अंदर, जहां पर अपन ने काफी सारे उसके रीजंस देखे थे। सो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट एक कंक्लूसिव रीजन या एक डेफिनेट रीजन पे पहुंचने के लिए अपने को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत पड़ती है। सो इन्वेस्टिगेट अगर आप करोगे तो आपको एक कंक्लूसिव एविडेंस या एक कंक्लूसिव रीजन आपको मिल जाएगा। वो डेफिनेट कंक्लूजन पे आप अराइव करने के बाद वहां पर करेक्टिव एक्शन लगाओगे तो आपका वो रीजन एलिमिनेट हो जाना चाहिए, यानी कि वो प्रॉब्लम या रूट कॉज जो था वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका वेरायंस होना बंद हो जाएगा। ओके, तो आपका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो आपका ऑब्जेक्टिव था कंट्रोल मैकेनिज्म को रन करने का, वो फुलफिल हो जाएगा। तो ये था आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस का पॉइंट 2। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन किस रीजन की वजह से कर रहे हो, राइट। और थर्ड पार्ट क्या है कि बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा ना। अगर अपना कंट्रोल मैकेनिज्म सही तरह से वर्क नहीं करता है तो फिर मतलब ही क्या है उसको रन करने का, अगर अपन उसको इफेक्टिवली रन नहीं कर रहे हैं तो वेरिएंस कैलकुलेशन कर लिया, बट अपने को उसको रीजन पता करने के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिर उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो मोटिवेशन कम हो जाएगा। वहीं पे अगर अपन लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ वेरिएंसेस फेवरेबल हो, कुछ एडवर्स हो। फेवरेबल होगा तो हर कोई चाहेगा कि इसको आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि फेवरेबल क्यों रहा, ताकि जो भी उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा को रिवॉर्ड मिलने वाला है ना। बट अगर एडवर्स हुआ तो फिर वो डीमोटिवेशन क्रिएट कर सकता है, राइट। क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए वो चाहेगा नहीं कि मैं आइडेंटिफाई हो जाऊं। अगर हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि क्रिटिसिज्म को बहुत ही वेलकम करता हो, एक्सेप्ट करता हो और वहां से इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हो, तो डेफिनेटली वो मोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो चाहेगा कि उसकी गलतियां उसको पता चल जाए ताकि वो उस पर इंप्रूव कर पाए, राइट। बट अगर कोई ऐसा पर्सन हुआ जो क्रिटिसिज्म को हेल्दी वे में या कंस्ट्रक्टिव वे में एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर वो डीमोटिवेट हो जाएगा
जाएगा। इसके पीछे आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो ना कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कौन चाहेगा कि मेरी गलती पता चल जाए। ओके, अब अपने को कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए जब अपन इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो आता है साइज का, यानी कि अगर आपका वेरायंस का जो साइज है, यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में जो नंबर है, अगर रुपी टर्म्स में हुआ तो भी नंबर होगा, यूनिट टर्म्स में हो तो भी नंबर होगा, तो नंबर के फॉर्म में जब आपका वेरायंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको शायद ये लगने लगता है कि आपको वेरायंस का इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए। और आप रिलेटिव टर्म्स में भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने टोटल कॉस्ट का एक परसेंटेज सेट किया हुआ है, राइट, अगर आपने मटीरियल वेरायंसेस के अंदर बात करते हैं अपन, और मटीरियल कॉस्ट का आपने एक परसेंटेज सेट किया हुआ है कि इसके ऊपर मेरा वेरायंस नहीं जाना चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे कि ऊपर जाते ही आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दोगे। तो रिलेटिव टर्म्स में भी हम लोग साइज ला सकते हैं और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी साइज ला सकते हैं। दूसरा होता है टाइप ऑफ वेरायंस। कई बार क्या होता है कि अपने कुछ इस तरह के वेरायंसेस होते हैं जिसका साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका टाइप इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबर इंटेंसिव वर्क करती है और मशीन इंटेंसिव नहीं करती है, तो उसके लिए लेबर वेरायंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अगर लेबर वेरायंस उसको छोटा सा भी चेंज दिखता है एडवर्स होते हुए, तो फिर वो शायद उस पर इन्वेस्टिगेशन करने का सोच सकता है। बट वहीं पे अगर कोई मशीन इंटेंसिव है जिसके ओवरहेड ज्यादा होते हैं, उसके लेबर कम लगता है, तो लेबर वेरायंसेस पे उसका इतना फोकस नहीं रहेगा, ओवरहेड वेरायंसेस पे शायद उसका ज्यादा फोकस रह सकता है। ओके, तो अगर छोटा सा भी चेंज दिखता है उसको एडवर्स ओवरहेड वेरायंसेस में, तो वहां पर वो इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। थोड़ा ज्यादा चेंज अगर उसको लेबर वेरायंसेस में दिखता है तो शायद इग्नोर कर दे। ओके, सो टाइप ऑफ वेरायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि एडवर्स वेरायंस पे अपने को शायद ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और फेवरेबल पे शायद कोई कम दे। उसके बाद आता है अपना थर्ड पॉइंट, वो है कॉस्ट। जैसा कि अपन ने ऑलरेडी एक बार बात कर ली है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अपने को बेनिफिट मिलेगा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, वो ज्यादा होनी चाहिए आपकी इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट से। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज पैटर्न इन वेरायंस। कई बार क्या होता है कि अगर अपन ने रिलेटिव टर्म्स में ही सेट किया हुआ है या फिर अपन ने एब्सोल्यूट टर्म्स में भी सेट किया हुआ है एक साइज, और उसको क्रॉस नहीं कर रहा है अपना वेरायंस, बट अपने को कंटिन्यूअस बेसिस पर वो एडवर्स होते हुए दिख रहा है पीरियड ऑन पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 5% का टारगेट सेट किया है कि 5% के ऊपर अगर मेरा वेरायंस जाता है तो मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, और मेरा हर 2 महीने के अंदर जब मैं वेरायंस का कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे दिखता है कि 1% से एडवर्स होते जा रहे हैं, 1% से एडवर्स होते जा रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा कि शायद अभी मुझे 4% पे दिख रहा है, बट मैं देख सकता हूं कि मंथ ऑन मंथ वो बढ़ते ही जा रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा कि उसका रीजन शायद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं। इसलिए मैं सोच सकता हूं कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, द लास्ट पॉइंट इज बजटरी प्रोसेस। अगर मैंने अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर दिए, जैसे कि अपन जानते ही हैं कि अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर दोगे तो डीमोटिवेशन तो होगा ही, बट आपने जो वेरायंस कैलकुलेशन किया है अब अपने टारगेट के साथ में, वो सही तरह से आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि आपके अनरियलिस्टिक टारगेट के कंपैरिजन में वो हमेशा या तो खराब दिखेगा या फिर बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा। तो फिर क्या होगा कि अगर आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करने का सोचते भी हो तो फिर आपको उससे बेनिफिट तो कम मिलेगा और कॉस्ट आपकी इन्वेस्टिगेशन में लग ही जाएगी, राइट। तो इन दैट केस आपको बजटरी प्रोसेस को रीइवैल्यूएट करना चाहिए और आपको नई तरह से अपने टारगेट सेट करने चाहिए। सिमिलरली हो सकता है कि आपने अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया हो या फिर उसको आपने अलग हटाया नहीं। जो अपन देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल वेरायंस और एडवांस वेरायंसेस के अंदर जो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वाला फीचर आया है वो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल को ही तो अलग करता है, वो अपन ने नहीं किया और पूरा वेरायंस साथ में देख रहे हैं, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तो अपने कंट्रोल में था ही नहीं, वो तो मार्केट रीजंस की वजह से हुआ है और थोड़ा सा ही पार्ट अपने कंट्रोल में था, तो अपने को बेनिफिट तो ज्यादा मिला नहीं और इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट लग गया। तो बजटरी प्रोसेस को रीइवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो अपने को कंसीडर करना चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग आवर वेरायंसेस। कौन से मेथड को अपन यूज कर सकते हैं वेरायंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए? तो सबसे पहला मेथड तो बहुत ईजी वाला है, वो है सिंपल रूल ऑफ थंब मॉडल। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अपन ऑलरेडी साइज फैक्टर में डिस्कस किए हुए हैं कि अपन एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ले ही सकते हैं, बट अपन एक रेशियो के टर्म में या फिर अपन रिलेटिव टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो अगर वो एक्सीड होता है अपने प्री डिटरमाइंड टारगेट से, तो उसके बाद अपन सोच सकते हैं कि अपने को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिर अपन लोग इन्वेस्टिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं। बट एट द सेम टाइम आप ये तो देखने ही वाले हो कि आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आपका बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए। ओके, अब डेफिनेटली अगर अपन लोग पहले से एक टारगेट सेट कर रहे हैं या एक अपना कंट्रोलेबल लेवल या टॉलरेबल लेवल सेट कर रहे हैं, तो वहां पर मैनेजरियल जजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है और यहाँ पर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस
कम कंसिडर होती है। तो सेकंड मॉडल यहाँ पर आता है इसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, वो है आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल। सो स्टैटिस्टिकल डिसीजन मॉडल क्या कहता है कि आपके दो तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, या तो आपका जो पूरा मॉडल है वो इन कंट्रोल है, यानी कि आपका पूरा सिस्टम इन कंट्रोल वर्क करता है और कुछ भी चेंज आता है या कुछ भी वेरिएंस दिखता है तो वो रैंडम फ्लक्चुएशन की वजह से है। और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या बनता है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही आउट ऑफ कंट्रोल है और आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, राइट। तो अगर आप दो इवेंट्स लेके चल रहे हो, जहां पर एक में कह रहे हो इन कंट्रोल है, दूसरे में कह रहे हो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, राइट। अगर आपका इन कंट्रोल होगा तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता, और अगर आपका आउट ऑफ कंट्रोल है तो इन कंट्रोल आप नहीं कह सकते। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और दोनों ही पॉसिबल आप मान के चलते हो। अब आप क्या सोच रहे हो कि अगर मेरा आउट ऑफ कंट्रोल होगा तब तो मुझे करेक्टिव एक्शन लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है, बट इन कंट्रोल होगा तो फिर मैं कब करेक्टिव एक्शन लूंगा? तो इन दैट केस में करेक्टिव एक्शन तब लूंगा जब मेरे इन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर कोई ऑब्जर्वेशन जाके फॉल करता है, यानी कि कोई ऑब्जर्वेशन के इन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल में जाने की प्रोबेबिलिटी अगर मेरे डिटरमाइंड लेवल से या अपने सेट लेवल से, टॉलरेबल लेवल से ज्यादा हो जाती है, तो फिर इन दैट केस अपन लोग जाते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करने का सोच सकते हैं। अब स्टैटिस्टिकल डिसीजन मॉडल के अंदर अपने को दो तरीके बताए हुए हैं इन्वेस्टिगेट करने के। पहला है डिटरमाइनिंग प्रोबेबिलिटीज, यहां पर अपन प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या बोला हुआ है कि अपन जनरली एक आउटपुट के यूनिट को बनाने के लिए 2.5 आवर्स लेते हैं। ये पास्ट डेटा के बेसिस पर अपन ने एक एवरेज निकाला हुआ है और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 15 मिनट का, ठीक है। बट अपन ने जो पिछले हफ्ते में आउटपुट बनाया उसमें अपन ने 1000 यूनिट्स को बनाया 3000 घंटे लगा के। सो 3 आवर्स का मेरा एवरेज टाइम आ गया और अब मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि 3 घंटे से ज्यादा मेरा कब हो सकता है। तो फिर मुझे कैलकुलेट करने के लिए एक z निकालना पड़ेगा, और z की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, अपन ने ऑलरेडी एक बार सॉल्व किया हुआ है। तो z की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसका मतलब यह है कि अपन यहां पर एक अजम्पशन लेके चलते हैं, और वो अजम्पशन ये होता है कि अगर आपका इन कंट्रोल डेटा है तो वो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल कर्व बनाएगा, ठीक है। सो नॉर्मल कर्व वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर इन कंट्रोल स्टेट का, ये अपन अजम्पशन लेके चलते हैं, इसीलिए अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं z। तो z की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो, अपन लोग ऑलरेडी इसको एक बार सॉल्व कर चुके हैं पहले। सो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसमें x होता है अपना एवरेज जो कि अपन ने निकाला 3 घंटे का, म्यू होता है जो अपना जनरल एवरेज है जो अपन ने पहले निकाला था, वो था 2.5 आवर्स जो अपने पास डेटा के बेसिस पे था। तो 3 माइनस 2.5 आवर्स अपॉन सिग्मा, और सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को 15 मिनट का दिया हुआ है, तो 15 मिनट को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स के बेसिस पर, क्योंकि अपन 3 को भी आवर्स में ले रहे हैं और 2.5 भी आवर्स में, राइट। सो 3 आवर्स 2.5 आवर्स, तो ये 15 मिनट्स कैसे हो सकता है? इसको भी आवर्स में अपन कन्वर्ट कर देंगे, और इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने को करना पड़ेगा 15 डिवाइड बाय 60, तो आ जाएगा 0.25। z आ जाएगा अपना इसके कैलकुलेशन के बाद 2, और प्रोबेबिलिटी जब z2 होता है वो आएगा आपका 0.9772। ये कैसे निकाला आई होप आपको याद हो। इसके लिए अपन देखते हैं z टेबल देख के अपने को पता चलता है कि अपना z का वैल्यू जो भी है तब प्रोबेबिलिटी कितना होता है। ओके, अब मेरे को निकालना है कि 3 घंटे से ज्यादा की क्या प्रोबेबिलिटी है। 3 घंटे तक की प्रोबेबिलिटी तो मैंने निकाल ली 97.72। 3 घंटे से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 0.9772, ये हो जाएगा आपका 0.0228, तो ये होता है आपका 2.28%, राइट। सो 2.28% चांस ये है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन निकलेगा वो ये निकलेगा कि 3 घंटे से ज्यादा का टाइम आप लगा रहे हो एक आउटपुट के यूनिट को बनाने में। ओके, अब दूसरा मेथड ये होता है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स को यूज करना। सो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह के चार्ट्स बनाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने अजम्पशन लिया हुआ है कि म्यू प्लस सिग्मा, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये तो हो गया आपका म्यू, तो हो गया मीन, यानी कि हो गया आपका एवरेज। इससे ज्यादा कितना, तो एक सिग्मा इन्होंने लिया हुआ है, वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आपने लिया हुआ है 2 सिग्मा। अब इन्होंने यहाँ पर अजम्पशन लिया हुआ है कि अगर आप लोग म्यू प्लस सिग्मा पे जाते हो, यानी कि आपका 68.27% फॉल करता है आपके म्यू प्लस सिग्मा वाले रेंज में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो रेंज है वो है आपका 68.27% का। उसके ऊपर जाते हो तो +2 सिग्मा आता है, +2 सिग्मा तक का रेंज आपको दिया हुआ है 95.45%, और
3 सिग्मा तक दिया हुआ है 99.8%। ये पूरा अजम्पशन है, ये स्टैंडर्ड नंबर्स नहीं है, यानी कि हमेशा यही नंबर्स नहीं रहते, ये अज्यूम किया गया है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं कि मेरा म्यू प्लस 2 सिग्मा के ऊपर जाएगा तो फिर मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि मेरा ऑब्जर्वेशन म्यू प्लस 2 सिग्मा में नहीं बैठता है तो फिर मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो म्यू प्लस 2 सिग्मा की प्रोबेबिलिटी है 95.45%, यानी कि देयर इज अ चांस ऑफ 4.55% कि मेरा म्यू प्लस 2 सिग्मा में नहीं बैठेगा ऑब्जर्वेशन और वो उसके बाहर चले जाएगा। सिमिलरली अगर अपन लोग प्रोजेक्ट बी में देखते हैं तो यहाँ पर म्यू प्लस 2 सिग्मा की अपन ने एक लेवल सेट की गई है, उसके ऊपर जो 2 ऑब्जर्वेशन जा रहे हैं वहां पर अपने को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। राइट, वहां पर अपन लोग इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। चार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सी शोज कि अपने जो ऑब्जर्वेशन है वो म्यू प्लस 2 सिग्मा के अंदर ही है, बट यहां पर आप देख सकते हो कि एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न बनने की वजह से आप ये एस्टिमेट कर सकते हो कि शायद आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो म्यू प्लस 2 सिग्मा के ऊपर चले जाए। आपको कंटिन्यूसली एडवर्स होते हुए दिख रहा है ना ये, तो फिर इन दैट केस आप क्या करोगे कि आप पहले से ही शायद उसको इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन ले सकते हो। ओके, तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स अपने को हेल्प करते हैं ये देखने में कि अपन यहाँ से एक तो पैटर्न को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सेकेंडली अपने लेवल के ऊपर कौन से गए उसको अपन इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स आपको हेल्प करते हैं। राइट, अब स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स अपने को फर्दर एक और बेनिफिट देते हैं, वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने का। तो वो अपन कैसे कर सकते हैं यूजिंग द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है पीबी ग्रेटर देन सी। इसमें पी होता है आपका प्रोबेबिलिटी कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। जैसे कि अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया था ना, 2.28% चांस अपना आया था। सो वहां पर 2.28% चांस था कि अगर आप इन कंट्रोल में हो तो भी 3 घंटे से ज्यादा आपको लग सकते हैं, बट अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल में होते तो 97.72% चांस ये होता कि आप 3 घंटे से ज्यादा लगा रहे होते। राइट, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है अपने को, प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि 97.72%। अब अपने को बेनिफिट कितना मिल रहा है वो हो जाता है बी, और सी क्या हो जाता है, कॉस्ट। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में अपन ने यहाँ पर लिया हुआ है कि अगर अपन लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको, तो अपना जो कॉस्ट लग रहा है वो लग रहा है 25 रुपीज का, पर बेनिफिट अपने को मिलेगा 100 रुपीज का। तो फिर मेरा पी बी ग्रेटर देन सी मैं यहाँ पर लगाता हूँ, तो फिर मैं इस बी को इधर लेके जा सकता हूँ, तो मेरा हो जाएगा पी ग्रेटर देन सी अपॉन बी। राइट, तो सी मेरा 25, बी है 100, तो पी शुड बी ग्रेटर देन 25 अपॉन 100। सो पी शुड बी ग्रेटर देन 0.25, और पी मेरा निकला हुआ है 97.72%, और 97.72% तो डेफिनेटली मेरे 25% से ज्यादा है। तो इन दैट केस में डिसाइड करूंगा कि मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से अपन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स को पढ़ते हैं और उसको रीड करते हैं, उसको यूज करते हैं। ओके, अब अपने को यहाँ पर एक केस सिनेरियो दिया हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में अपने को नेचुरल स्पाइसेस नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है जो कि हाई क्वालिटी स्पाइसेस सेल करता है रेस्टोरेंट्स को, और ये रेस्टोरेंट्स खुद को प्रमोट करते हैं एज यूजिंग द हाईएस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। तो नेचुरल स्पाइसेस का जो यूएसपी है वो है हाई क्वालिटी स्पाइसेस सेल करने का। ओके, अब ये नेचुरल स्पाइसेस इसके लिए क्या करता है, सबसे पहले तो ये सारे के सारे रॉ मटेरियल को परचेज करता है फ्रॉम वन प्लेस ओनली, यानी कि जहां पर इसका प्रोडक्शन होता है वहीं से ये परचेज करता है ताकि जो टेस्ट और क्वालिटी है वो यूनिफॉर्म रहे। सेकेंडली उसको क्लीन किया जाता है, ड्राई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, इनके पास स्पेशल मशीन्स है उसके लिए। उसके बाद ये लोग इसको पैकेज करते हैं एंड देन उसको सेल करते हैं, राइट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा क्वालिटी मेंटेन करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्लीनलीनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि इनके कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। अब इन्होंने एक प्लान निकाला और वो प्लान ये था कि हम लोग प्राइसेस को डिक्रीज करते हैं ताकि अपना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। तो अपने को कुछ वेरिएंसेस देखने को मिलते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस इनका फेवरेबल दिख रहा है जैसा कि इनका एक्सपेक्टेड था, प्राइस वेरिएंस एडवर्स होना ही था, बट परचेज प्राइस वेरिएंस भी फेवरेबल दिखता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी फेवरेबल दिखता है और फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी फेवरेबल देखने को मिलता है। अपने को पूछा गया है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं नेचुरल स्पाइसेस के लिए, वो आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इवैल्यूएट करना है कि मैनेजमेंट का जो डिसीजन था, जो इनका डिसीजन था कि हम लोग प्राइस को कम कर देते हैं जिससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इनका जो सीएसएफ था इसके साथ में लिंक करते हुए अपने को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या डिसीजन सही था। तो सबसे पहले क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, तो जैसा कि क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा बार मेंशन किया गया है क्वालिटी, तो क्वालिटी बहुत ज्यादा इनका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनके लिए। और नेचुरल स्पाइसेस क्योंकि खुद को सेल ही इस तरह से करता है, यानी कि उनका यूएसपी है कि हम लोग सबसे ज्यादा क्वालिटी का स्पाइस प्रोवाइड करते हैं, राइट। रेस्टोरेंट भी तो खुद को उसी तरह से प्रमोट करते हैं कि हम लोग हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं अपने खाने के अंदर। तो सीएसएफ एक तो क्वालिटी हो गया। सेकेंडली अपने को भूलना नहीं चाहिए कि पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी ताकि कुछ खराब ना हो जाए, और अट्रैक्टिव पैकेजिंग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को, राइट। तो पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए अलग अलग जो भी अपने को फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक तो टाइमली डिलीवरी होना चाहिए, उसके अलावा उनके साथ में टर्म्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स है कुछ जो कि नेचुरल स्पाइसेस के लिए सीएसएफ बन जाते हैं, राइट। अब अपने को इवैल्यूएट करना है कि मैनेजमेंट का डिसीजन सही था क्या, तो डेफिनेटली इनका डिसीजन अपने को सही दिख तो रहा है क्योंकि इनका वॉल्यूम वेरिएंस तो बढ़ गया है, प्राइस वेरिएंस इनका कम होना ही था क्योंकि इन्होंने प्राइस को डिक्रीज किया है, बट फिर भी ये क्यों गलत है अगर अपन लोग नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो ये अपने को देखने को मिल रहा है कि एक तो इनका परचेज प्राइस वेरिएंस फेवरेबल दिख रहा है, राइट। इसका रीजन हो सकता है अगर अपन इंटरप्रेट करते हैं तो कि शायद इन्होंने अगर अपने रॉ मटेरियल को कम रेट पर खरीदा है तो हो सकता है ये तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लिया तो इनको इतना रेट का डिक्रीज मिल गया। बट सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया हो। अगर इन्होंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया तो लॉन्ग रन में इनको डेफिनेटली एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी इनको देखने को मिलता है फेवरेबल, तो इसका रीजन शायद ये हो सकता है अगर अपन साथ में देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस को भी, तो इन्होंने अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा बल्क में काम किया हो और उसकी वजह से इनको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा मिला हो और उसकी वजह से शायद इनका लेबर और फिक्स्ड कॉस्ट का एक्सपेंडिचर का वेरिएंस फेवरेबल दिख रहा हो। तो ये हो सकता है एक रीजन। बट अगर ये लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो फिर मैनेजमेंट को अपने डिसीजन को रीइवैल्यूएट करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए वरना इनका जो यूएसपी है वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका फैक्टर है और सीएसएफ अपन ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए भी। इनफैक्ट रेस्टोरेंट्स भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है खुद के प्रमोशन के लिए, राइट, क्योंकि रेस्टोरेंट भी तो हमको इस तरह से ही प्रमोट कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा क्वालिटी का इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। तो फिर इसकी वजह से इनको ध्यान देना चाहिए कि ये लोग क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना कर दे। ये लोग चाहते कि इनका जो सेल्स है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए, ओके, डेफिनेटली चाहते कि इनका मार्केट एक्सपैंड हो जाए, बट एट द सेम टाइम आपको क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि इन द शॉर्ट रन आपका डेफिनेटली मार्केट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने प्राइस डिक्रीज किया है ना, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। बट इन द लॉन्ग रन अगर आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है तो फिर आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है या तो आप उनको लूज कर दोगे या फिर आपके जो नए कस्टमर्स आएंगे वो भी थोड़े टाइम में चले जाएंगे कि क्वालिटी प्रोडक्ट हमको नहीं देता है, ओके। तो आपको ये इवैल्यूएशन यहाँ पर करना चाहिए, इस तरह से अपना आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस। तो अपन वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या अपना काम वहीं पे खत्म हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका अपने को रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो अपन वहां पर एक करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे एनालिसिस करने के बाद।
तो रिपोर्ट करने के लिए एक तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन एक तो करेक्ट पर्सन को रिपोर्ट कर रहे हैं, सेकेंडली अपन करेक्ट तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, तीसरा अपन करेक्ट टाइमिंग में रिपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन एक तो टाइमली रिपोर्टिंग कर दें, सेकेंडली अपन जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं ना वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए ताकि वो उसको एनालाइज करने के बाद उस पर करेक्टिव एक्शन ले सकेगा। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज कि अपन जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो सही तरह से बनना चाहिए, यानी कि पूरा रिपोर्ट में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, वो अपने को आगे देखने को मिलेगी। तो रिपोर्टिंग प्रॉम्प्ट तो होना ही चाहिए, बट उसके अलावा जो मैनेजरियल लेवल नेसेसरी है जिसके पास वो जाना चाहिए वहां पर भी उसको पहुंचाना चाहिए रिपोर्ट को। तो ये होता है आपका रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस का बेसिक पॉइंट। अब इसके अंदर अपने को कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले तो जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए उसको अपन इन्फॉर्म करते हैं कि अपना कॉस्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके बाद कितना क्लोज रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस और अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, उसके बीच का वेरिएंस क्या है। फिर अपन एनालिसिस भी देते हैं, अपन रीजंस भी देते हैं, जो इंटरप्रिटेशन से अपन निकालते हैं ना अलग अलग रीजन, वो कॉजेज आइडेंटिफाई करके देते हैं उसको। उसके बाद अपन रिपोर्टिंग करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि जो स्पेशल वेरिएंसेस होते हैं, जो एक्सेप्शनल, जो बहुत ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अपन उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। हर किसी वेरिएंस को रिपोर्ट नहीं कर देते, जो इंपॉर्टेंट वेरिएंसेस होते हैं उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएंस। अपने को देखना चाहिए कि अपन वेरिएंसेस जो मैग्नीट्यूड वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, जो बहुत जिनका साइज ज्यादा है, जैसे अपन ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में देखा कि किनका इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, जिनका साइज ये तो एब्सोल्यूट टर्म्स में या रिलेटिव टर्म्स में ज्यादा है, या फिर कोई टाइप ऑफ वेरिएंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएंसेस देखने के बाद ही उसको एक तो पहले रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद अपने को वो भी स्टेट करना चाहिए कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अपन जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं उसको भी समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो रिपोर्ट देख रहा है उसके अंदर जो वेरिएंसेस उसको दिख रहे हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये होता है आपका रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियरल इश्यूज एंड इथिक्स। बिहेवियरल इश्यूज एंड इथिक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वेरिएंस एनालिसिस, जैसे कि अपन ने बजटरी कंट्रोल चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि बेसिकली बजट्स अपने शॉर्ट टर्म में जाते हैं, क्योंकि अपन कॉस्ट को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अपने एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में, तो अपन सिर्फ कॉस्ट बेसिस पर ही ध्यान दे रहे हैं, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म में वर्क करता है, लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करता। इनफैक्ट इससे होता क्या है कि अपने जो मैनेजर्स होते हैं, जो अपने स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो उसको करेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि इन द शॉर्ट टर्म तो उसको सही कर देते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म अपने को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो ये सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग बताता है, सब ऑप्टिमल बिहेवियर बताता है। और इसको रिजॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए डेफिनेटली अपने को नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा, और अपने को जो उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के क्राइटेरियाज है वो अपने को इस तरह से सेट करने चाहिए कि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सिंक हो जाए। ओके, तो इस तरह से अपन अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिहेवियरल इश्यूज में अपने को और क्या देखने को मिल सकता है कि जो इंप्लॉइज है, अगर अपन ने उनको इन्वॉल्व किया है बजट के सेट करने में, तो फिर वो लोग बजट स्लैक लेके आ सकते हैं, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था ना 11 चैप्टर में, राइट। तो इसको मैनेज करने का क्या तरीका है कि अपन उनको पार्टिसिपेट तो कराएंगे ही अपने बजट सेटिंग के अंदर, बट उसके अलावा अपन फिर से एक बार उसको चेक कर लेंगे, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था ना अपने 11 चैप्टर के अंदर। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी बिहेवियरल इश्यूज और इथिक्स वर्क करते हैं। तो अपन इंकरेज करेंगे अपने वर्कर्स को कि वो लोग लॉन्ग टर्म व्यू से सोचें और अपना ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ में सिंक करके वर्क करें, राइट। तो ये होता है आपके बिहेवियरल इश्यूज। इथिक्स कौन से हो जाते हैं यहाँ पर, तो इथिक्स में अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अपन ने पहले एक क्वेश्चन में देखा था पिछले चैप्टर में कि जो हॉस्पिटल है वो कितने दिन का पेशेंट स्टे रखना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि मैं 4 दिन का रखता हूँ, बट किसी का 5 दिन का हो जाता है, वो उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली पेशेंट स्टे आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी कॉस्ट डिटरमाइन होती है। बट अगर आप उसको अननेसेसरीली डिक्रीज करने की कोशिश करते हो, तो फिर आप लोग यहाँ पर पेशेंट की हेल्थ के साथ में प्ले कर रहे हो, और वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर इथिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता है, तब तक आप उसको रिलीज नहीं कर सकते हो, आप उसको फुली रिकवर होने के बाद ही जाने दोगे, राइट। तो ये होता है इथिक्स वाला पार्ट। ये अपन एक एग्जांपल ले लिया पेशेंट स्टे का। अगर आप पेशेंट स्टे रखना चाह रहे हो आपके बजट के हिसाब से, डेफिनेटली अच्छी बात है, बट हो सकता है कुछ पेशेंट को एक्स्ट्रा दिन की जरूरत पड़ जाए। बट ऐसा आप नहीं कर सकते कि अगर आपने बजट रखा हुआ है 4 दिन का, तो आप 4 दिन में ही उनको भेज रहे हो अपने वेरिएंसेस को सही करने के लिए। अब हो सकता है कि किसी को 5 दिन लग जाए, किसी को 6 दिन लग जाए, तो वहां पर आप वेरिएंस एनालिसिस थोड़ी करने बैठोगे, क्योंकि पेशेंट की लाइफ और पेशेंट की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वेरिएंस एनालिसिस
एनालिसिस से। ओके, तो ये होता है आपका इथिक्स इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन कंटेम्पररी एनवायरमेंट। तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है कि मॉडर्न प्रोडक्शन एनवायरमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, वो कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, इसलिए अपन कस्टमर के नीड के हिसाब से बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज्यादातर अप्लाई नहीं हो पाता है। सेकेंडली, स्टैंडर्ड कॉस्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म में आउटडेटेड हो जाती है, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो बहुत ही रैपिडली चेंज होता है ना, तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको रिवाइज करनी चाहिए टाइम टू टाइम, और स्टैंडर्ड कॉस्ट आउटडेट हो जाने के पहले आपको रिवीजन लेके आ जाना चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ऑटोमेट हो चुका है, तो अपने को लेबर वेरिएंस कैलकुलेशन करने जैसी ज़रूरत अब नहीं पड़ती है। द फोर्थ पॉइंट इज मॉडर्न एनवायरमेंट्स ऑफन यूज आइडियल स्टैंडर्ड्स रादर देन करंट स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर बात वही वाली हो जाती है जो अपन ने एक बार डिस्कस किया हुआ है कि अपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर हो सकता है अपन परसेंटेज बेसिस पर चले, जो फ्लेक्सिबल टारगेट्स होते हैं अपने, वो बेसिस पर भी अपन वर्क कर सकते हैं। तो मॉडर्न प्रोडक्शन एनवायरमेंट के अंदर जनरली अपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या फिर आइडियल स्टैंडर्ड्स लेके चलते हैं, बेंचमार्किंग जैसा जो अपना एक टेक्निक है वो अपन यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एम्फेसिस इज ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सो प्री सेट स्टैंडर्ड्स बिकम लेस यूजफुल, यानी कि आपके सेट स्टैंडर्ड्स तो आउटडेट भी हो रहे हैं, उसको आप यूज नहीं करना चाहोगे क्योंकि आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हो। तो ये तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को क्विकली इंप्रूव करते जाओ, रिवाइज करते जाओ और उसके साथ अपना कंपैरिजन करते जाओ, तो ये आप तरीका यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो आपने पहले से सेट करके रखा है स्टैंडर्ड, वो आपको डेफिनेटली रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हो, तो वो स्टैंडर्ड आपके लिए आउटडेट हो चुका होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएंस एनालिसिस मे नॉट गिव इनफ डिटेल। कई बार वेरिएंस एनालिसिस के अलग अलग रीजन आइडेंटिफाई हो जाते हैं और अपने को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी एक एब्सोल्यूट रीजन नहीं पता चलता, एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता अपने को, तो फिर वेरिएंस एनालिसिस अपने को इनफ डिटेल नहीं प्रोवाइड कर पाता है। द लास्ट पॉइंट इज वेरिएंस रिपोर्ट्स में अराइव टू लेट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि कई बार हो सकता है वेरिएंस रिपोर्ट बन जाती है बट वो अपने को इतने लेट मिल रही है कि अपन उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन जब तक लेते हैं तब तक एनवायरमेंट चेंज हो चुका होता है। तो वेरिएंस रिपोर्ट कई बार इतनी ज्यादा लेट अराइव होती है कि अपन प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, या फिर अपन लोग प्रॉब्लम जब तक सॉल्व करते हैं तब तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, या फिर एक नई प्रॉब्लम जनरेट हो चुकी होती है। तो ये अपने मॉडर्न प्रोडक्शन एनवायरमेंट में कुछ पॉइंट्स अपने को देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम कैसे अब इवॉल्व होना चाहिए, तो अपन ने देखा है बियॉन्ड बजटिंग अपने को वहां पर हेल्प करता है। ओके, तो इस तरह से आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं यहाँ पर, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही लेक्चर बचा है जहां पर अपन लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले इस चैप्टर के। तो वो क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद फाइनली अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा, और उसके बाद अपना प्लान क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्दर प्लान्स क्या रहेंगे। तो बाय गाइस, सी यू टुमारो।